एमआर की जॉब के लिए जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या आपने डोलो के बारे में सुना है, तो डोलो का क्या है, डोलो किसके लिए है, कौन सी स्ट्रेंथ है, डोलो में क्या सिरप आता है, इंजेक्शन आता है, लीवर का क्या रोल है, किडनी का क्या रोल है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोन्स आर देयर इन योर बॉडी, सेंसरी सिस्टम कैसे काम करता है। हेलो गाइज, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो उनके लिए है जो कि एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब करना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली मेरे हॉस्पिटल में एक स्टाफ है जो कि उनका नाम है चेतन जोशी सर। वो जो है जाइडस से आए हुए हैं। वो वहाँ पे जो पहले एज अ सेल मैनेजर थे और वो जो है इंटरव्यू वगैरह लिया करते थे। तो उनके पास जो है 40 साल का एक्सपीरियंस है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे जो है ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की कैसे तैयारी करें, कैसे जो इंटरव्यू क्रैक करें, तो ये सब जानकारी देंगे हमारे सर। मेरा नाम चेतन जोशी है और मैं आप लोगों को एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की जॉब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो एक टाइप की कंपनी के लिए वो सेल्स पीपल गिने जाते हैं। सेल्स पीपल का मतलब ये होता है कि जो कंपनी के प्रोडक्ट्स डॉक्टर्स के पास जाके बेचते हैं उन्हें एमआर कहते हैं, वरना उनको जनरल सेल्समैन कहा जाता है। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैंने अपना कैरियर रनबैक्सी लैबोरेटरीज लिमिटेड में शुरू किया था एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद मैंने एक टेरिटरी को मेरे को असाइन किया गया था। वो थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। वहाँ पे मैंने अपना ट्रेनिंग रनबैक्सी में निपटाने के बाद उसके बाद मेरे को फील्ड में जब गया था तो मैंने इन दोनों हॉस्पिटलों में काम किया। 4 साल एज ए एमआर काम किया। उसके बाद मैं प्रमोट हुआ और बॉम्बे गया। बॉम्बे में मैंने 7 साल काम किया और फिर उसके बाद मैं फिर से प्रमोट हुआ और 5 साल मैं रीजनल मैनेजर रहा। उसके बाद मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में टीम में गया। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब के बारे में मैं पहले थोड़ा सा बता दूं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक अच्छी कंपनी में जो होते हैं उनको एक बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है जिसे कहा जाता है क्लासरूम ट्रेनिंग। क्लासरूम ट्रेनिंग के अंदर जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है उनके रिलेटेड उनको समझाया जाता है, सारा प्रोडक्ट के बारे में भी समझाया जाता है और ह्यूमन बॉडी में कहाँ वो कैसे काम करेगा, क्या डोसेज होगी, क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या उसकी पैकिंग है, क्या एमआरपी है, ये सब एमआर को बताया जाता है। एमआर यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ये सारी जानकारी लेके फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स को वो प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। अब वो डॉक्टर्स को प्रमोट करते हैं तो वो प्रोडक्ट फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और फिर बिकता है। अली जो होता है वो इंटरव्यूज में कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में उनको पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है कि आपने कैसे इस कंपनी के बारे में सुना। दूसरा पूछा जाता है क्या आपने इस कंपनी के बारे में कुछ पढ़ा, लिखा, सोचा, समझा या जाना। तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जाता है कि व्हाई यू वांट टू डू दिस जॉब। चौथा सवाल जो है वो पूछा जाता है कि अगर मैं एक डॉक्टर हूं और अगर आप मेरे पास आते हैं और अगर मैं आपको कह देता हूं कि सॉरी यू गेट आउट, तो क्या आपका रिएक्शन क्या रहेगा। पांचवा सवाल जो नॉर्मली पूछा जाता है, ये स्टेप वाइज सवाल पूछे जाते हैं। पांचवा सवाल ये पूछा जाता है कि आप कंपनी की तरफ से आते हो तो क्या आप मेरे लिए कुछ कर पाओगे, क्या करोगे, ये बताओ। आप पर्सनली मेरे को क्या हेल्प करोगे। तो ऐसे सवाल होते हैं। उसके अलावा ऐसे भी सवाल आते हैं कि यार तुम्हारा कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो हमने एक बार लिखा था मगर उसका रिजल्ट नहीं मिला। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग सवाल है। और उस समय आप जब पहली बार कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में आपने सपोज जानकारी ले भी ली, मगर ऐसा नेगेटिव सवाल भी आपके पास आ सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिव सवाल ही पूछे जाएंगे। आपको कंपनी ये कहेगी चलो मैंने आपको सिलेक्ट कर लिया, मगर ये प्रोडक्ट आप लेके एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको जाते ही ये कहा कि ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल बकवास है, आप बेवकूफ़ आदमी हैं, आप जा सकते हैं। तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। उस पूछेगा कि आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो आप ये बताइए कि
स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डिस्टेंस जो है किसका छोटा है किसका बड़ा है और कितना डिस्टेंस होता है। पेनक्रियाज का क्या रोल है डाइजेशन में, लीवर का क्या रोल है, किडनी का क्या रोल है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोन्स आर देयर इन योर बॉडी, सेंसरी सिस्टम कैसे काम करता है, आदमी का जो बैलेंस है वो कहाँ से मेंटेन होता है, हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, ब्रेन के अंदर कितने पार्ट होते हैं, टोटल ब्लड कितना होता है हमारी बॉडी में, ब्लड का कितना फ्लो होना चाहिए, कितना ब्लड प्रेशर नॉर्मली होना चाहिए, कितना ऑक्सीजन आपका पल्स होना चाहिए, आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा वो पूछेगा कि आपने कौन सी कंपनी के कौन से प्रोडक्ट के बारे में जाना, तो प्रोडक्ट क्या है, किस इन्फेक्शन के लिए काम करता है, क्या उसका साइड इफेक्ट है, क्या उसकी एमआरपी है, किस तरह का पैकिंग है, ये सारी जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए जनरलाइज्ड वे में। सपोज आज की तारीख में अगर कोई बंदा एमआर की जॉब के लिए जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या आपने डोलो के बारे में सुना है, तो डोलो का क्या है, डोलो किसके लिए है, कौन सी स्ट्रेंथ है, डोलो में क्या सिरप आता है, इंजेक्शन आता है, टैबलेट आता है, कैप्सूल आता है, डोसेज फॉर्म्स आते हैं, किस किस तरह के डोसेज फॉर्म्स होते हैं, टैबलेट की साइजेस कौन कौन सी होती हैं, इस तरह के सवाल काफ़ी हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सवाल के जवाब आते हों, बट आपको जनरल ये मालूम होना चाहिए कि टैबलेट में 3 तरह की 4 तरह की टैबलेट्स होती हैं। कुछ स्क्वाड टैबलेट्स होती है, कुछ राउंड टैबलेट होती है, कुछ डबल स्ट्रेंथ टैबलेट होती है, कुछ डबल लेयर टैबलेट होती है। तो जैसे ये 4 फॉर्म्स हो गए टैबलेट के, वैसे ही सिरप में भी होता है। सिरप में भी कुछ सिरप्स ऐसे होते हैं जिनको आपको शेक करके पीना होता है, कुछ सिरप्स ऐसे होते हैं जिनको बिना शेकअप किया पी सकते हैं, कुछ इंजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो ड्राई पाउडर में आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट सबक्यूटेनियस लगाना होता है। अब वो आपसे ये पूछ सकता है कि सबक्यूटेनियस फॉर्म ऑफ इंजेक्शन क्या होता है। तो ये सब जानकारी बेसिक जानकारियाँ हैं। इन बेसिक जानकारियों को आपको मालूम होना चाहिए कि सबक्यूटेनियस कहाँ दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, मसल के अंदर आईएम क्या होता है, आईवी क्या होता है, इंट्रावीनस क्या होता है, आईवी फ्लूइड क्यों यूज़ किया जाता है। कई बार आईवी फ्लूइड नहीं यूज़ करते, टैबलेट फॉर्म से ही चला लेते हैं, कई बार डायरेक्ट इंजेक्शंस देते हैं, कई बार आईवी फ्लूइड में ही वो इंजेक्शन को लगाना पड़ता है। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं उसके लिए आपकी एक जनरल नॉलेज की एक छोटी सी जानकारी के लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि ये सब जानकारियाँ जो हैं वो आपको एक मेंटल फ्रेम देती है जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और आप एक इंटरव्यू में जब जा रहे हैं तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि नहीं, चाहे वो जो भी सवाल पूछेगा मेरे को आता है। तो दीज आर द थिंग्स विच हैज टू बी नोन। डिजीजेस के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसे एक आपको फीवर मालूम है, जैसे एक आपको मालूम है कि भैया फ्रैक्चर मालूम है, बट उसके अलावा बहुत सारी डिजीज हैं। वो डिजीज जनरलाइज्ड वे में आप कुछ मत करिए, गूगल में जाइए, टाइप्स ऑफ डिजीज टाइप करिए और देखिए कोल्ड एंड कफ एंड स्नीजिंग, ये सब बीमारियां आपको दिखेगी। कुछ वायरस से होती हैं, कुछ बैक्टीरिया से होती हैं, कुछ पैथोजेंस अलग अलग होते हैं, कुछ फंगल इन्फेक्शन होते हैं। तो डिजीज कॉजिंग भी मालूम होना चाहिए, कितनी तरह की डिजीज जनरलाइज होती है वो भी मालूम होना चाहिए। अब लोग पूछते हैं कि येलो फीवर क्या है, अरे भैया येलो फीवर इंडिया में नहीं होता है, ठीक है। वो येलो फीवर सिर्फ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में, नाइजीरिया, केनिया, कम्बोडिया, उसी तरह जगह होता है। अब कुछ डिजीज हमारे यहाँ नहीं होती, ठीक है, नहीं है, नहीं मालूम, कोई बात नहीं, बट ये तो मालूम होना चाहिए कि येलो फीवर नाम की एक डिजीज है और वो मच्छर काटने से ही होती है। जैसे आपको मलेरिया होता है, फाइलेरिया होता है, तो उसके अंदर वैसे ही एक येलो फीवर नाम की डिजीज है। तो ये सब एक जनरल चीज़ें हैं जो एक आदमी को कॉन्फिडेंस भी देगी, और एक एमआर के लिए ये जानना, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। एक दिन में नहीं होती प्रिपरेशन टेक्स अराउंड अ मंथ। कई बार अच्छा अगर स्टूडेंट है जिसका साइंस का बैकग्राउंड है, जिसने अच्छे स्कूल में पढ़ा है और वहाँ पे उसने बायोलॉजी पढ़ी है
और उसको कॉलेज में भी जब उसने ग्रेजुएशन किया तो उसने बायोलॉजी पढ़ी है या बी फार्म किया है या डी फार्म किया है और उसने ये सब पढ़ा है, तो उसके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होता. इट टेक्स हार्डली अराउंड 10-15 days फॉर अ साइंस ग्रेजुएट टू बिकम अ परफेक्ट MR. So I am sure this will help you out in getting a good job. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि काफ़ी चीज़ें होती हैं और इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को देखते जाएंगे, जैसे मैं इंटरव्यूज़ लेता था तो ये जो सब चीज़ें बोली हैं ये मैंने अपने इंटरव्यूज़ के अंदर सबसे पूछी है. ऐसा नहीं है कि सातों सवाल कर लिए, कुछ पूछा, कुछ से कुछ पूछा, किसी का एक्सपीरियंस था तो उसको अगले लेवल्स का पूछा. ज़रूरी नहीं है कि एक ही आदमी को 10 आदमियों को एक ही सवाल पूछेगा. कुछ बेसिक होता है कि भाई जैसे आप कौन क्या है, आपके फादर मदर कौन है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपको ज्योग्राफी के बारे में मालूम है, क्या इस टाउन के बारे में. ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कंपल्सरी हम सबसे पूछते थे. बट उसके अलावा MR से नॉर्मली हम अलग अलग तरीके से अलग अलग उसका जो एक जैसे कहते हैं ना कम्युनिकेशन देख के हम उससे अलग अलग तरीके के सवाल पूछते थे. जैसे उसका अगर इंग्लिश में कम्युनिकेशन कम था तो हम उसको उतना कंफर्टेबल कर देते थे कि वो उसके कंफर्ट जोन पे आके वो हमें जवाब दे, क्योंकि हम उसका माइंडसेट जानना चाहते हैं. हम उसकी लैंग्वेज पूरी नहीं समझना चाहते. वो कहाँ से आ रहा है, पंजाबी बोल रहा है, गुजराती बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, उससे ज़्यादा हमें ये जानना है कि क्या उसका माइंडसेट है, क्या उसकी बेसिक नॉलेज है और क्या वो आगे चल के हमारे लिए एक एसेट बनेगा या नहीं बनेगा. क्योंकि MR एक टेम्पररी जॉब नहीं है, हम उसको एक फ्यूचर दिखा रहे हैं और हमें वो फ्यूचर देख रहा है, तो हम भी उसका फ्यूचर देखेंगे ना. और जब हमें उसका फ्यूचर देखना है तो हम उसके बारे में सब जानेंगे, क्या करना चाहता है वो, उसका माइंडसेट क्या है, क्या उसका विजन है या नहीं है. अगर विजन नहीं है तो सर उसको एक लेवल तक लाके हम उसको मालूम है, हमें भी मालूम है कि इस लेवल से आगे वो नहीं बढ़ पाएगा. बट स्टिल इफ ही इज अ गुड सेल्स पर्सन, तो ज़रूरी नहीं है कि एवरी सेल्स पर्सन वॉन्ट्स टू राइज इन द कंपनी इन द पोजिशन. सो आई एम श्योर अगर आप बेसिक तैयारियां करेंगे तो कंपनी के बारे में जानिए, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए, उसके मालिक के बारे में जानिए. आजकल यूट्यूब पे सब कुछ है, लिंक्डइन पे सब कुछ है, आपको सब जानकारी गूगल पे से मिल जाती है. तो ये जानकारी सब आप लेके अगर इंटरव्यू में जाएंगे, आई एम श्योर 100% कि आपको सफलता जरूर